मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो स्वस्थ होंगे, सब बढ़िया। तो चलिए मेरे बच्चों, माई सेल्फ सुधीर सर, जो लेक्चर सीरीज चल रही है हमारी इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 1 फॉर स्टैटिस्टिक्स, मैं उसकी नेक्स्ट क्लास आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। मेरे बच्चों, पिछली क्लास तक हमने मेजरमेंट ऑफ लोकेशन और एवरेज के बारे में कंप्लीट बातें की थी। मतलब अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मोड, जितना भी हो सकता था वो सारा मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। ठीक, अब जो अनदर मेजरमेंट था मेरा, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी या मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। याद करो, जब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिक्स में हम सिर्फ 4 वर्क करते हैं। सेंटर वैल्यू निकालते हैं, डिस्पर्जन निकालते हैं, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। तो स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं है, तो उनको हो सकता है हम लोग डिस्कस ना करें, बट सेंट्रल वैल्यू या मेजरमेंट ऑफ लोकेशन हमने डिस्कस किया। अब मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन या मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी हम लोगों को डिस्कस करनी है। तो मेरे बच्चों, मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी से पहले एक टॉपिक आता है, पार्टीशन ऑफ द वैल्यूज और द पार्टीशन ऑफ द डाटा। समझ गए? तो वो टॉपिक क्यों आता है पहले? क्योंकि पार्टीशन ऑफ द वैल्यूज का हम लोग यूज करेंगे when we measures the variability in the data or dispersion in the data। तो जब भी आप डाटा का डिस्पर्जन कैलकुलेट करोगे, एक थ्योरी वहां पर यूज होगी जिसको हम पार्टीशन थ्योरी ऑफ द डाटा का नाम देते हैं, क्योंकि पार्टीशन थ्योरी का हमें यूज करना होगा। और बहुत सारी थ्योरीज हैं जिनका हम यूज करेंगे। तो अगला जो एनालाइजेशन का मेरा पार्ट था या मेरा पार्ट है मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी, उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक आज की क्लास में डिस्कस करना चाहेंगे, दैट इज पार्टीशन ऑफ वैल्यूज और द पार्टीशन ऑफ डाटा। ठीक है, करते हैं। तो मेरे बच्चों, क्या है मेरा टॉपिक? पार्टीशन ऑफ द वैल्यूज, राइट। तो पार्टीशन वैल्यूज का मतलब होता है कि अगर मुझे कोई भी डाटा गिवन है और सबसे पहले मैं उसको अरेंज करता हूं इनटू द असेंडिंग ऑर्डर्स, मींस जो भी मैं मेजरमेंट अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो सारे के सारे पोजिशनल मेजरमेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने आते ही आपसे बोला कि जो भी मेरा डाटा होगा मैं उसको अरेंज करूंगा इनटू द पोजीशंस, इवन असेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग पोजीशंस। तो जो भी टॉपिक चल रहा है वो एक पोजिशनल मेजरमेंट होगा। मेरे बच्चों, वैसे तो मैं डाटा को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, बट स्पेसिफिकली हम कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने डाटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो जो नंबर डाटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था उसको हमने बोला था मीडियन, राइट। फिर हमने डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, या आज हम 4 इक्वल पार्ट्स में डाटा को डिवाइड करेंगे। तो अगर हम डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो यहां पे 3 नंबर बनते हैं, Q1, Q2, Q3, जिनको हम क्वार्टाइल्स कहेंगे, राइट। अगर हम डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो 9 नंबर्स बनेंगे जिनको हम डेसाइल कहेंगे, D1, D2, D3 डॉट डॉट D9। सिमिलरली मेरे बच्चों, अगर मैं पूरे डाटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो 99 नंबर्स बनेंगे जिनको हम कहेंगे परसेंटाइल्स, P1, P2, P3 डॉट डॉट P99। तो यहां से एक बात मेरे दिमाग में आ रही है कि मुझे किसी डाटा को पोजीशन में अरेंज करने के बाद जितने भी पार्ट्स में डाटा को डिवाइड करना है उससे एक कम नंबर्स मुझे चाहिए जो उस डाटा को उतने पार्ट्स में डिवाइड कर दे। मींस 10 पार्ट में डिवाइड करना है, 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 9 नंबर्स मुझे चाहिए। 100 पार्ट्स में करना है तो 99 चाहिए। 4 इक्वल पार्ट्स में करना है तो 3 नंबर्स चाहिए। 2 इक्वल पार्ट्स में करना है तो 1 नंबर चाहिए। तो ये बिल्कुल थंब रूल है, गुरु मंत्र है कि जितने भी पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है उससे एक कम नंबर मुझे चाहिए। बट जितने भी मैंने क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स आपको बताए, ये सारे के सारे पोजिशनल मेजरमेंट है, क्योंकि जो भी इनके फॉर्मूले बनते होंगे, जो भी इनकी डेफिनेशंस होती होंगी, उनको लगाने से पहले सबसे पहले आपको डाटा को अरेंज करना पड़ेगा इन
आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, लेकिन यहां पे स्पेशली आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही कन्वर्ट करना है, तो पोजिशनल मेजरमेंट ये बनेगा। चलिए जी, तो सबसे पहला मेरे बच्चों जो पार्टीशन का मेरा पॉइंट है दैट इज द क्वार्टाइल्स। तो जैसा कि मैंने बोला था, एक मेरे पास डाटा होगा और सबसे पहले मैं उसको पोजीशंस में अरेंज करूंगा। तो मान लो सबसे छोटा नंबर है x1, फिर है मेरा x2, फिर है मेरा x3 अप टू डॉट डॉट, फिर है मेरा xn, सबसे लास्ट में उससे पहले xn-1 अप टू सो ऑन। तो मैंने डाटा को पोजीशंस में कन्वर्ट कर दिया। अब वो कहता है कि मेरे पास 3 ऐसे नंबर होंगे, दीज आर कॉल्ड क्वार्टाइल्स, जो डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे आफ्टर द असेंडिंग ऑर्डर। मतलब डाटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए और 3 नंबर्स हम लोग डिसाइड करेंगे जो डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। एक नंबर होगा Q1, एक नंबर होगा Q2 और एक नंबर होगा Q3. So basically these 3 numbers are called quartiles. These 3 numbers are called quartiles. This Q1 is called lower quartile या left quartile. This Q2 is called median या second quartiles. This Q3 is called third quartile या right quartile. इसको upper quartile भी कहते हैं, इसको फर्स्ट क्वार्टाइल भी कहते हैं। अब बारी ये आती है कि सुधीर सर अगर आप इनको ऐसा कहते हो तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि Q1 करेगा क्या। मेरे बच्चों, Q1 डाटा को इस फॉर्मेट में डिवाइड करेगा सच दैट 25% ऑब्जर्वेशन इस नंबर से छोटी होंगी और 75% ऑब्जर्वेशन इस नंबर से बड़ी होंगी। मतलब ये नंबर 25% ऑब्जर्वेशन से हायर होगा और 75% ऑब्जर्वेशन से लोअर होगा। 25% ऑब्जर्वेशन इसके लेफ्ट में होंगी, 75% ऑब्जर्वेशन इसके राइट में होंगी। आप जैसे मर्जी कह दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। इसका मतलब Q1 which is a lower quartile, which is a first quartile, which is a left quartile is nothing but divides the data such that 25% observation of the data are lesser than this number and 75% data, 75% observations are more than Q1. Similarly मेरे बच्चों, Q2 which is nothing but equivalent to median. तो median हम deeply discuss कर चुके हैं। Now another is Q3, थर्ड क्वार्टाइल। तो ये क्या होगा मेरे बच्चों, थर्ड क्वार्टाइल का फॉर्मेट क्या होगा कि थर्ड क्वार्टाइल मेरा 75% ऑब्जर्वेशन से तो बड़ा होगा और मेरे बच्चों 25% ऑब्जर्वेशन से छोटा होगा। तो फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, दीज आर 3 नंबर्स विच डिवाइड्स द होल डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, सिंपल बिल्कुल। अब बारी ये आती है मेरे बच्चों कि सुधीर सर हम इनको कैलकुलेट करेंगे कैसे, हाउ टू कैलकुलेट इट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे बच्चों सबसे पहले तो डाटा 2 टाइप का बनेगा, डाटा डिस्क्रीट है विद फ्रीक्वेंसी या कॉन्टिन्यूअस है विद फ्रीक्वेंसी। तो मैं बता चुका हूं पहले ही आपको कि कंटिन्यूअस डाटा तो हमेशा विद फ्रीक्वेंसी होते हैं, बट डिस्क्रीट डाटा विदाउट और विद फ्रीक्वेंसी दोनों होता है। तो हम यहां पे लेके चलते हैं कि जो मेरा डाटा है वो विद फ्रीक्वेंसी है। अगर विदाउट फ्रीक्वेंसी भी होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फ्रीक्वेंसी 1 1 1 1 1 1 1 मान के चल सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो ये कहता है कि भाई अगर आपको डाटा गिवन है, किस फॉर्मेट में गिवन है, डिस्क्रीट डाटा है विद फ्रीक्वेंसी, तो मान लीजिए x डाटा है, f फ्रीक्वेंसी है और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर देंगे x1 x2 डॉट डॉट xn। पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो मैं x1 x2 xn लिख रहा हूं ये अरेंज्ड फॉर्म में है, समझ गए ना। x1 सबसे छोटा, x2 उससे बड़ा, x3 उससे बड़ा, x4 उससे बड़ा। कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f1 f2 डॉट डॉट fn। कोरस्पॉन्डिंग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप समझ गए होंगे, f1 प्लस f2 डॉट डॉट f1 प्लस
F2 प्लस डॉट डॉट Fn विच इज इक्वल टू कैपिटल N। कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब मैं ये कह रहा हूं मेरे बच्चों कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने निकाल ली। अब बारी आती है आयत क्वार्टाइल्स की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बारी आती है QI क्या बनेगा, समझ रहे हो मेरे बच्चों? वेरी सिंपल। हाउ वी डिफाइन QI? देखिए, QI is the value of x, is the value of x corresponding to which the cumulative frequency is just greater than IN/4। अब इस पॉइंट को आप थोड़ा अच्छे से समझिए। वो कह रहा है जो QI है यानी कि आयत क्वार्टाइल है, वो डाटा में x की वो वैल्यू बनेगा जिसके कोरस्पॉन्डिंग जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो जस्ट ग्रेटर देन होगी IN/4 के। I इज व्हाट, जो ये सफिक्स है, आप QI निकालना चाहते हो, आयत क्वार्टाइल निकालना चाहते हो, इंटू N इज व्हाट, द टोटल फ्रीक्वेंसी, और डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए मेरे बच्चों, IN/4 ही मैंने क्यों किया? क्योंकि N तो टोटल फ्रीक्वेंसी है, टोटल ऑब्जर्वेशन है। डिवाइडेड बाय 4 क्यों किया? क्योंकि मैं डाटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूं। और I की मल्टीप्लाई क्यों की? क्योंकि मुझे जो मैंने डाटा 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है उसकी मुझे आयत पोजीशन चाहिए। दैट्स वाई I इंटू N/4। तो जो भी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन होगी IN/4 से, समझिए, जो भी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहां पर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं, जो भी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन होगी IN/4 से, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी वेरिएबल x होगा, इन सब में से जो भी वेरिएबल x होगा, दैट इज योर आयत क्वार्टाइल्स। बिल्कुल सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। अब ये बात तो थी मेरे बच्चों, हमने जो बात की थी आपके सामने कि भाई जो डाटा है वो डिस्क्रीट फॉर्मेट में है, डिस्क्रीट विद फ्रीक्वेंसी, तो हम ऐसे वर्क कर रहे थे। लेकिन अब कोई बच्चा पूछेगा कि सुधीर सर, अगर डाटा कंटिन्यूअस फॉर्मेट में हो तो बिल्कुल आपका सवाल मेरे बच्चों जायज है। लेकिन अगर कंटिन्यूअस फॉर्मेट में डाटा है तो आप आयत क्वार्टाइल यानी कि QI डायरेक्टली ऐसे नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए आपका जो डाटा है वो क्लास इंटरवल की फॉर्मेट में है, क्लास इंटरवल की फॉर्मेट में है। ऐसे क्लास इंटरवल दे दिया, जैसे फॉर एग्जांपल 0 to 10 दे दिया, 10 to 20 दे दिया, 20 to 30 दे दिया, अप टू सो ऑन। और फ्रीक्वेंसी दे दी, कोरस्पॉन्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी दे दी, विच इज F1, F2, F3 अप टू डॉट डॉट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने सबसे पहले तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की, है ना। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी F1 प्लस F2 अप टू डॉट डॉट, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले अगर आपको QI कैलकुलेट करना है तो डायरेक्टली यहां पे QI आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको यह बताना पड़ेगा कि आपका जो आयत क्वार्टाइल है वो किस क्लास इंटरवल के अंदर बिलोंग करेगा। क्योंकि डिस्क्रीट के केस में तो कोरस्पॉन्डिंग जो x होता है उसी को हम QI मान लेते हैं। यहां पे QI आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उससे पहले आपको यह बताना पड़ेगा कि किस इंटरवल में आपका जो आयत क्वार्टाइल है वो बिलोंग करेगा। वो बिल्कुल सिंपल है, जैसा आपने पिछली बार किया था। तो आप सबसे पहले क्लास इंटरवल फाइंड करेंगे, कौन से वाला, जिसके कोरस्पॉन्डिंग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन होगी IN/4 से। वहां पे वैल्यू फाइंड करते थे जस्ट ग्रेटर देन IN/4 से, यहां पे क्लास इंटरवल फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे मेरे बच्चों, फाइंड इंटरवल और क्लास और
class with cumulative frequency just greater than in by 4। और समझ गए होंगे क्यों in by 4। तो मान लीजिए वो जो मेरा क्लास इंटरवल आया वो L1 L2 आ गया कि भाई इस क्लास के कोरस्पॉन्डिंग जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो जस्ट ग्रेटर देन है in by 4 के। अब इसी के कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या चूज करना है, फ्रीक्वेंसी चूज करनी है f, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ith क्वार्टाइल का जो मेरे बच्चों फॉर्मूला बनेगा वो आपको मैं समझा देता हूं। सो QI यानी कि ith क्वार्टाइल इज नथिंग बट L1 which is the lower limit of the class plus L2 minus L1 divided by f। f is what? The frequency corresponding to the class जिसमें आपको वर्क करना है, ब्रैकेट in by 4 यानी कि ये नंबर जो आपने चेक किया था, माइनस के CF, ठीक है। अब L1 आपको पता है, L2 पता है, in by 4 आपको पता है, f क्या है, कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। अब बारी आती है CF की, समझ गए। तो मेरे बच्चों CF इज कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। मतलब जो आपने क्लास बनाई है जिसमें आप कहना चाहते हो कि ith क्वार्टाइल बिलोंग करेगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी वो जस्ट ग्रेटर देन थी in by 4 से, ये आपको मिल गया। इससे जो पहली क्लास है, इससे जो ऊपर वाली क्लास होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग जो क्लास फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी CF। तो CF इज व्हाट, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। तो उससे पहले की जो क्लास होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज CF। तो मेरे बच्चों L1 L2 F CF सबकी वैल्यू डालेंगे, आपको ith क्वार्टाइल मिल जाएगा इन केस ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डाटा। सो दिस इज व्हाट ith क्वार्टाइल फॉर्मूला। अब आपको देखिए, आपको Q1 चाहिए तो यहां n by 4 कर देंगे, Q2 चाहिए तो 2n by 4 कर देंगे विच इज n by 2, अगेन आप मीडियन में चले जाइए। और Q3 चाहिए तो 3n by 4, सिंपल है, बिल्कुल इजीली आपको मिल जाएगा। चलिए मेरे बच्चों, अगला मेजरमेंट है डेसाइल, बिल्कुल सिंपल। तो डेसाइल मैंने आपको बोला था कि पोजिशनल मेजरमेंट है, 9 नंबर मिलेंगे, 9 नंबर्स जो डाटा को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो डाटा आपका पूरा ऐसे होगा, है ना, तो उसमें 10 नंबर होंगे, D1 फर्स्ट डेसाइल, D2 सेकंड डेसाइल और मेरे बच्चों D9 नाइन्थ डेसाइल। D1 का मतलब क्या है, D1 का मतलब है ये एक ऐसा नंबर है जो डाटा की 10% ऑब्जर्वेशन से बड़ा होगा और 90% ऑब्जर्वेशन से छोटा होगा। D2 क्या है, 20% ऑब्जर्वेशन से बड़ा होगा, 80% ऑब्जर्वेशन से छोटा होगा। D9 क्या है, 90% ऑब्जर्वेशन से बड़ा होगा, 10% ऑब्जर्वेशन से छोटा होगा। अब अगेन मेरे बच्चों फिर से वही बात आती है कि सुधीर सर हाउ टू कैलकुलेट इट। तो 2 केस बनेंगे फिर से, क्या, अगर आपका डाटा डिस्क्रीट है और विद फ्रीक्वेंसी, समझ गए, तो बिल्कुल सिंपल, क्वार्टाइल में सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, सेम चीज है। तो DI कैसे कैलकुलेट होगा इन केस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा, क्या होगा, वैल्यू ऑफ X corresponding to which cumulative frequency is just greater than in by 10। Be careful, ठीक है बेटा। इस बार क्या हुआ, इस बार मैंने in by 4 नहीं किया, in by 10 किया है। क्यों, क्योंकि रूल है n आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी है, 10 पार्ट्स में आप डिवाइड कर रहे हो, पोजीशन कौन सी चाहिए, ith पोजीशन चाहिए। तो DI X की वो वैल्यू होगी
जिसके कोरस्पॉन्डिंग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन होगी IN/10 से मेरे बच्चों। बिल्कुल सिंपल, ठीक है, जैसे क्वार्टाइल्स बिल्कुल सेम ऐसे ही। अच्छा, यहीं पे अगर मान लीजिए आपका डाटा कंटिन्यूअस फॉर्मेट में होता, समझ गए, तो DI का फॉर्मूला क्या बनता, विच इज L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई F I इंटू N बाई 10 माइनस के CF। बिल्कुल सेम, बस L1 L2 क्या है, ये वो क्लास की लोअर और अपर लिमिट है जिनमें ith डेसाइल बिलोंग करेगा। आपको कैसे पता लगेगा ith डेसाइल किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, जिसके कोरस्पॉन्डिंग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन होगी IN/10 से। तो हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे जो जस्ट ग्रेटर देन होगी IN/10 से, और उससे आपको L1 L2 मिल जाएगा, F मिल जाएगा, और CF क्या है, अगेन वही प्रीसीडिंग क्लास का कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको DI 1 सेकंड में मिल जाएगा। देखिए बच्चों, जो भी चेंज होना है वो सिर्फ यहां होना है, ठीक है, बिल्कुल एक ही फॉर्मेट में याद रखिए, सिर्फ यहां चेंज होना है, बाकी कहीं चेंज नहीं होना है, समझ गए। चलिए, वेरी सिंपल। अभी मैं क्वेश्चंस लूंगा इन चीजों पर, तो हो सकता, और डिस्क्रीट का भी लूंगा, कंटिन्यूअस का भी लूंगा, और सारी चीजें आपको चेक करवा के दूंगा इसी क्लास में, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, राइट। चलिए मेरे बच्चों, अब आगे चलते हैं। अब आता है परसेंटाइल। तो थर्ड मेजरमेंट है परसेंटाइल। तो परसेंटाइल मैंने बोला था 99 पॉइंट्स होते हैं जो डाटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो मान लीजिए डाटा मेरा है पोजिशनल में है, ऑर्डर्ड में अरेंज कर दिया मैंने। तो एक होगा मेरे पास P1, एक होगा मेरे पास P2, एक होगा मेरे पास मान लीजिए बीच में P50, और एक होगा मान लीजिए मेरे पास P99, सपोज फॉर एग्जांपल। सो बेसिकली मेरे पास 99 पॉइंट्स हैं जो डाटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो P1 क्या होगा, ऐसा नंबर जिससे छोटा 1% ऑब्जर्वेशन होगी और 99% ऑब्जर्वेशन इससे बड़ी होंगी। P2 2% ऑब्जर्वेशन इससे छोटी होंगी, 98% ऑब्जर्वेशन इससे बड़ी होंगी। P50 विच इज Q2 एज वेल एज द मीडियन, 50% ऑब्जर्वेशन छोटी होंगी, 50% ऑब्जर्वेशन बड़ी होगी। सिमिलरली P99 99% ऑब्जर्वेशन इससे छोटी है और 1% ऑब्जर्वेशन इससे बड़ी है। समझ गए, बिल्कुल सिंपल। जो आप MBA वगैरह का एग्जाम देते हो उसमें परसेंटाइल आपका आता है 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, वो एक्चुअली में ये होती है, ठीक है। अब फिर से वही बारी आती है कि सुधीर सर हाउ टू कैलकुलेट इट। अभी तो आपने सिर्फ सिंपली इनके मतलब समझाए हैं हमें, तो मतलब से तो हमें काम है नहीं, हमें तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। मेरे बच्चों बिल्कुल सेम। पहला केस, अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा है तो PI किसके बराबर होता है, वैल्यू ऑफ X corresponding to which cumulative frequency is just greater than IN/100। बी केयरफुल, इस बार क्या कर दिया, IN/100। I समझ गए होंगे क्यों, N क्यों और 100 क्योंकि 100 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जो भी X की वैल्यू होगी, सबसे पहले तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा ही देंगे, तो जो भी X की वैल्यू होगी जिसके कोरस्पॉन्डिंग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन होगी IN/100 के, वो जो वैल्यू है X की, दैट इज ith परसेंटाइल। बिल्कुल सिंपल, राइट। यहीं पे मेरे बच्चों अगर मेरा डाटा कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल के फॉर्मेट का होता, समझ गए, तो फॉर्मूला जो बनता PI का वो बनता L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय F IN/100 माइनस CF। बिल्कुल यूजुअल नोटेशन। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वो क्लास इंटरवल कैलकुलेट होगा जिसमें PI बिलोंग करेगा। कैसे पता लगेगा, उस क्लास इंटरवल को चूज करेंगे जिसका कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन होगा IN/100 से। समझ गए, जिसका IN/100 से जस्ट ग्रेटर देन होगा। हो गया, L1 मिल गया, L2 मिल गया, F मिल गया, CF पता है। उससे प्रीसीडिंग क्लास का जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा
वो आप कंसीडर करेंगे तो पीआई आपको मिल जाएगा। वेरी सिंपल, बिल्कुल कोई टिपिकल टास्क है ही नहीं। बस आप ये देखिए कौन सी पोजीशन आपको चाहिए और कितने पार्ट्स में आप डिवाइड कर रहे हो। इससे ज्यादा कुछ भी आपको दिमाग लगाने की नीड नहीं है मेरे बच्चों। चलिए जी, तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करना पसंद करूंगा। क्वेश्चन क्या है? फाइंड Q1, Q3, D4, P27 ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ठीक है बेटा, तो सारी चीजें मैंने पूछ ली, Q1 भी पूछ लिया, Q3 पूछ लिया, D4 पूछ लिया रैंडमली और P27 पूछ लिया वैसे ही रैंडमली। तो डाटा आपको देगा, X की वैल्यू दे देगा, फ्रीक्वेंसी दे देगा। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको खुद से बनानी है बच्चों, समझ गए? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको खुद से बनानी है। डजंट मैटर, कोई इतना बड़ा इसमें टिपिकल टास्क नहीं है। तो मान लीजिए आप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए मुझे निकालना था Q1, है ना? तो Q1 सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? N की वैल्यू। N किसके बराबर है? 256 के बराबर है N। आ गया जी। अब आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए जो कि जस्ट ग्रेटर देन होगी 1 इंटू N बाई 4 के। तो 256 बाई 4, बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों, 256 बाई 4। अब देखो जरा Q1 की वैल्यू किसके बराबर बन सकती है? ये आ रहा है मेरे हिसाब से 64 के बराबर, है ना? 64 के बराबर, चेक करो जरा। यस 64, है ना? तो अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर आपसे पूछूं जो जस्ट ग्रेटर देन है 64 से, क्या बनेगी मेरे बच्चों? वो बनेगी 95। इसका मतलब Q1 इज नथिंग बट 3। द Q1 इज 3 के बराबर, बिल्कुल सिंपल है, राइट? चलिए अब हमें क्या करना है? अब मुझे चाहिए Q3। तो Q3 के लिए मुझे 3N बाई 4 कैलकुलेट करना होगा। क्या कैलकुलेट करना होगा? 3N बाई 4। तो 3 इंटू 256 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 192। एक बार चेक करें, चौक 36 18, ठीक है 192। अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लो जो जस्ट ग्रेटर देन हो 192 से, क्या बन रही है मेरे बच्चों? 192 से जस्ट ग्रेटर देन ये बन रहा है, तो 5 इज दिस वन। तो आई थिंक Q3 इज इक्वल टू 5। बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा टिपिकल टास्क मुझे नहीं लग रहा है इसमें। ठीक है, चलिए अब बारी आती है किसकी? अब बारी आती है मेरे बच्चों D4 की। D4 की तो क्या लिखना है? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो जस्ट ग्रेटर देन 4 इंटू N डिवाइडेड बाय 10 का। समझ गए ना क्यों? क्योंकि IN बाई 10 था, क्योंकि D4 चाहिए आपको। तो 4 इंटू N कितना है? 256 डिवाइडेड बाय 10 मेरे बच्चों, है ना? तो 6 इंटू 4 2 this one divided by 10, I think so 102.4 मेरे बच्चों, 102.4 ये मिला। अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो जस्ट ग्रेटर देन 102.4, तो 102, नाउ दिस वन, सो 4 इज द वैल्यू। तो D4 किसके बराबर आ गया मेरे बच्चों? D4 आ गया बच्चों बराबर 4 के। सिंपल, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। आपको चाहिए P27, तो क्या देखना है? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 27 इंटू N डिवाइडेड बाय 100। तो 27 इंटू ये किसके बराबर है? 256 डिवाइडेड बाय 100, तो 69.12 समथिंग इसके आसपास बनेगा। आप चाहो तो एक बार चेक करके देख सकते हो। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 69.12 ये बनेगी, यानी कि 3। इसका मतलब P27 इज इक्वल टू 3। मेरे बच्चों आप इजीली इस चीज को एक बार चेक करके देख सकते हैं। मतलब कैलकुलेशन थोड़ी मिस हो सकती है बच्चों, कैलकुलेशन में कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, बस फॉर्मुलेशन टीचर का गलत नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन एक बार को आप घर बैठ के देखेंगे तो न्यूमेरिकली वो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। चलिए जी, तो आगे चलते हैं बच्चों। आगे क्या है? पार्टीशन वैल्यूज फॉर
कंटिन्यूअस डाटा ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, तो मुझे अब अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वहीं पे आपको समझा दिया डेसाइल कैसे निकलेगा, परसेंटाइल कैसे निकलेगा और क्वार्टाइल्स कैसे निकलेगा। एक और है ऑक्टाइल, वो जनरली हम नहीं पढ़ते हैं बट होता है। तो कंटिन्यूअस का मुझे यहां पे करने की जरूरत नहीं है, बस कंटिन्यूअस का मैं एक क्वेश्चन जरूर आपके सामने लेना चाहूंगा। क्या कह रहा है, फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स obtained by 500 candidates in statistics paper of a examination। तो कह रहा है कि 500 स्टूडेंट्स का मैंने स्टैटिस्टिक्स में एक एग्जाम लिया, जिसमें जो डाटा अवेलेबल है वो ये है, मार्क्स मोर देन 0 500 है। तो ये जो डाटा है थोड़ा सा वो मोर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। इसमें जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपको दी गई है वो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो है मोर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्योंकि क्या दिया हुआ है, मार्क्स मोर देन 0 500 के हैं, ऑब्वियसली बात है 500 बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो सबके नंबर ग्रेटर देन 0 कह रहा है, सबके नंबर ग्रेटर देन 0 है। मोर देन 10 460 के हैं, इसका मतलब 10 से ज्यादा कितने बच्चों के हैं, 460 के। इसका मतलब 0 से 10 के बीच में कितने बच्चे हो गए, 40 स्टूडेंट हो गए। तो 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40, क्योंकि ये मोर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में दे रखा है। अब वो कह रहा है कि मोर देन 20 है 400, तो मोर देन 20 400 है, तो लेस देन 20 इसमें से ये माइनस कर देंगे, 100 बचेंगे। अब 0 to 10 के बीच में 40 है और 0 to 20 के बीच में 100 है, तो 10 to 20 के बीच में कितने हो जाएंगे, 60। तो 10 to 20 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 60 के बराबर हो जाएगी अप टू 100। तो सारा डाटा पहले फ्रीक्वेंसी और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डाटा जो हमें दे रखा है वो मोर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में दे रखा है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो दे सकता है ना बच्चों एग्जाम में। अब वो कह रहा है कैलकुलेट द लोअर क्वार्टाइल्स, तो लोअर क्वार्टाइल मतलब Q1 आपको डिसाइड करना है। फिर क्या करा, इफ 70% ऑफ द कैंडिडेट्स पास इन द पेपर, 70% बच्चे पास हो गए और 30% बच्चे फेल हो गए। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए पास कैंडिडेट, तो जो पास कैंडिडेट है उसके कम से कम नंबर कितने होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से या तो D3 और या तो P30। अब आप समझ लीजिए आराम से। वो कह रहा है कि 70% बच्चे पास हो गए, 30% बच्चे फेल हो गए, तो 70% बच्चों का जो मिनिमम मार्क्स है वो क्या होगा, D3। क्योंकि D3 क्या है, एक ऐसा नंबर है जिससे नीचे 30% लोग हैं और जिसके ऊपर 70% लोग हैं। तो जो 70% बच्चे पास हुए उनके मिनिमम मार्क्स किसके बराबर होंगे, D3, विच इज सेम एज P30। तो जो मर्जी आप निकालिए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ईयर मुझे याद नहीं है लेकिन आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है आपके। तो सबसे पहले तो हम इसको डाटा को कन्वर्ट करेंगे अपने फॉर्मेट में। मैंने आपको बोला था कि बेटा अपने फॉर्मेट में, तो क्या है, मार्क्स मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20 अप टू सो ऑन। तो सबसे पहले तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये मोर देन 500, 460, 400, 200, 100 और 30, मोर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले तो हमने इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट किया, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और अबव 50, 50 to 60 या अबव 50। फिर हमने इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की, वो भी मोर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। तो 0 to 10 के बीच में क्या आएगा, दिस माइनस दिस विच इज 40, 10 to 20 के बीच में क्या आएगा, दिस माइनस दिस विच इज 60, 20 to 30 के बीच में आएगा दिस माइनस दिस विच इज 200 अप टू सो ऑन। तो मैंने क्लास इंटरवल भी निकाल लिया और कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली, तो फिर साथ के साथ कोरस्पॉन्डिंग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली। उसका रीजन है मेरे बच्चों, जो भी हमें डाटा गिवन होता है, हम जब उस पर कुछ वर्क करते हैं तो हम क्लास इंटरवल या तो फ्रीक्वेंसी और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए होती है। अगर हमें डाटा किसी दूसरे फॉर्मेट में गिवन है तो पहले हमें क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये ध्यान रखना, ये ऑब्जर्व रखना कि डाटा जब आप कन्वर्ट करें
तो मेरे बच्चों आपका डाटा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ऐसा मैं बोल रहा हूं। बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों चीजें, बिल्कुल कोई भी ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। तो अब जो क्वेश्चन है उस पर थोड़ा आते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले क्या था? क्वेश्चन था कि आपको लोअर क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करना है। Q1 आपको मेरे बच्चों कैलकुलेट करना है, Q1, राइट। तो Q1 का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? Q1 का फॉर्मूला होना चाहिए L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई F, और मेरे बच्चों N बाई 4 माइनस CF, मेरे बच्चों ये होना चाहिए। अब N किसके बराबर है? N बराबर है 500 के, तो N बाई 4 किसके बराबर होगा? 125 के। हो गया मेरे बच्चों, है ना, N बाई 4। अब सबसे पहले हमें वो क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा जिसके अंदर Q1 बिलोंग करेगा, कोई टेंशन नहीं है। अब एक बात बताइए, N बाई 4 समझ गए ना, Q1 पे काम करना है तो N बाई 4 करना पड़ेगा, 125। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताओ जो जस्ट ग्रेटर देन हो 125 से, तो मेरे हिसाब से वो है ये। तो क्लास इंटरवल क्या हो गया? ये हो गया मेरा क्लास इंटरवल, हो गया। अब अगर ये क्लास इंटरवल हो गया तो L1 की वैल्यू किसके बराबर है? 20। L2 की वैल्यू किसके बराबर है मेरे बच्चों? L2 की वैल्यू है 30 के बराबर। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है? 200 के बराबर। और CF जो यहां पे मिलेगा वो है 100 के बराबर। चेक कर लीजिए आप, है ना बेटा। L1 L2 फ्रीक्वेंसी एंड इससे प्रीसीडिंग क्लास वाला, दिस इज माई कुमुलेटिव, ये CF है ना। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 125 300 है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल ये हो गया, फ्रीक्वेंसी ये होगी, लेकिन CF हमेशा इससे पिछले वाला कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिया जाता है। अब वैल्यू पुट करेंगे, Q1 1 सेकंड में आपको मिल जाएगा, बिल्कुल सिंपल, ठीक है बेटा। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए D3, है ना, D3। तो D3 का जो फॉर्मूला है वो शायद आपको पता होगा, D3 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई F। D3 चाहिए तो 3 इंटू 1 N बाई 10 माइनस के CF, ये चाहिए। अब इसके लिए फिर से आपको क्लास इंटरवल फाइंड करना पड़ेगा। अब क्लास इंटरवल के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? 3N, तो 3 इंटू 500 बाई 10, है ना बेटा, 3 इंटू 500 बाई 10, तो कितना आएगा? 150 आ गया। क्लास इंटरवल बताओ जिसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 150 है, तो वो तो अगेन फिर यही आ गई ना। तो L1 L2 ये हो गया, F ये हो गया, CF ये हो गया, दैट्स इट। पुट करो, पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट, बिल्कुल सिंपल। तो मेरे बच्चों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं मैं आपका, मैंने आपको थ्योरेटिकली अच्छे से समझाने की कोशिश की और एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी मैंने लिया। ये जो दोनों न्यूमेरिकल एग्जाम्पल मैंने लिए हैं दोनों आपके PYQ के हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि साथ के साथ आपका PYQ भी बन जाए। जब मैं पूरी यूनिट आपकी कंप्लीट कर दूंगा उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दूंगा और वो असाइनमेंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। होप सो आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चों। थैंक यू वेरी मच, बाय।